हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम की जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में आज जो हम जानते हैं वो किस तरीके से डिस्कवर्ड हुई, और एटम के बारे में हमने काफ़ी कुछ प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हम थोड़ा सा एटम के बारे में भी आपको बताएंगे और डिफरेंट टाइम पर जो है एटम के कुछ मॉडल्स जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो सजेस्ट किए गए, तो उन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। एक्चुअल में एटम क्या होता है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम एटम कंसिडर करते हैं। एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इट मीन्स इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो कंसिडर किया जाता है। तो एटम के बारे में हम काफ़ी कुछ प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किए हुए हैं। आज हम ये एटम की जो स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअल में आज जो हम एटम की स्ट्रक्चर जानते हैं, ये स्ट्रक्चर हमें कैसे मिली, इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम जो है सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल नंबर वन, जे थॉमसन एटॉमिक। जे थॉमसन काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन के ही नाम है। यहाँ हम थॉमसन ने एटॉमिक जो मॉडल अपना दिया, इनका कहना था कि एटम इज जस्ट लाइक ए क्लाउड। एटम इज जस्ट लाइक ए क्लाउड। इस तरीके से एक क्लाउड होता है और जिसकी जो सरफेस होती है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सरफेस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and negatively charged particles, electrons, are embedded inside this cloud. Negatively charged particles are embedded inside the cloud, having no direction. तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो एटम का जो मॉडल सजेस्ट किया गया, सबसे पहले वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। और जे थॉमसन ने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया। प्लम पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बट दिस मॉडल वाज नॉट सक्सेस। यह सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इसका कहना था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इनसाइड।
तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इसकी सरफेस से जाकर कोगुलेट कर जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्री मोशन पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है वो मोशन नहीं कर सकते। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ही कांट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी जो इसका कहना था, सपोज करो हम पॉजिटिव सरफेस को प्रोटॉन मान लें और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन मान लें, बट वेयर इज न्यूट्रॉन? और न्यूट्रॉन इज ए कंपल्सरी पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो ही कांट सजेस्ट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो दो लिमिटेशंस, इसकी दो लिमिटेशंस रही। नंबर 1, ही कैन नॉट suggest the position of neutron. दूसरा, फ्री मोशन of electrons not possible. Inside the surface of cloud। तो इस तरीके से इसकी लिमिटेशंस की वजह से यहाँ पर इस तरीके के थॉमसन एटॉमिक मॉडल को जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इनके बाद जो साइंटिस्ट आने वाले थे उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपना डायरेक्टली मॉडल एक्सप्रेस ना करके पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ कंक्लूज़न हासिल किए और उन कंक्लूज़न के बेस पर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो है लोगों को बताया। तो क्या रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या कंक्लूज़न फाइंड आउट किए, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। Rutherford atomic model। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट नाम देते हैं। इस गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बिल्कुल थिन फॉइल, गोल्ड का एक थिन फॉइल लिया जिसका रीच लगभग 0.02 mm। अब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया। जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया गया तो इन्होंने क्या देखा,
these are alpha particles. तो जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट इस गोल्ड फॉइल पर करवाया गया तो अल्फा पार्टिकल्स में आपको बता दूं न्यूक्लियस हो हीलियम पार्टिकल्स को, न्यूक्लियस हो हीलियम पार्टिकल्स को हम अल्फा पार्टिकल्स सजेस्ट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। तो यहाँ हम ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये काफी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट इस फॉइल पर किया गया तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू 3 कंक्लूजन फाइंड आउट। नंबर 1 क्या देखा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे इस गोल्ड फॉइल को से पास आउट हो गए। मैक्सिमम लगभग 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है अल्फा पार्टिकल्स पास आउट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, फ्रॉम गोल्ड पास आउट फ्रॉम गोल्ड फॉइल। इसके बेसिस पे इन्होंने एक रिजल्ट कंक्लूड किया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, वैकेंट होता है। दूसरा रिजल्ट इन्होंने बताया कि जब अल्फा पार्टिकल्स का जब बम्बारमेंट किया जाता है तो कुछ लगभग 1% पार्टिकल्स, अबाउट 1% ऑफ पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहाँ जाकर किसी सॉलिड पार्ट से कोलॉइड हुए और उस सॉलिड पार्ट से कोलॉइड होने के बाद इस तरीके से डेविएट हो गए। तो कुछ पार्टिकल्स के लगभग 1% ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें इन्होंने डेविएशन देखा। अब व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डेविएशन? तो आई थिंक इन्होंने माना कि अराउंड द न्यूक्लियस कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं और जब अल्फा पार्टिकल्स एक तेज वेलोसिटी के साथ इन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो ड्यू टू दिस रीजन डेविएशन इज पॉसिबल। तो यहाँ इन्होंने कहा कि 1% ऑफ पार्टिकल जो थे वो डेविएट हुए। तो इसके बेसिस पर इन्होंने बताया कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आर एक्सिस्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर एक्सिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस। एक तीसरा कंक्लूजन इन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट इस गोल्ड फॉइल पर कराया जाता है जिसकी ब्रीथ ओनली 0.02 mm है, यानी बहुत ही थिन फॉइल है,
इस इतनी थिन फॉइल के ऊपर जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को यहाँ बम्बारमेंट किया तो इन्होंने देखा कि अबाउट 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स ऐसा था जो इससे टकराने के बाद दोबारा से लौट आया, मतलब कि यहाँ कोई एक ऐसा पॉजिटिव सेंटर है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। तो यहाँ इस पॉजिटिव सेंटर को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने हमें एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया और बताया कि एटम के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस is present. In the center of atom nucleus is present. तो इस तरीके से एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने हमें एटॉमिक मॉडल का एक कंक्लूजन दिया जो आज हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल है। तो बट कुछ एक लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स इनके मॉडल में भी थी, जैसे ये नहीं बता पाए कि अराउंड द न्यूक्लियस कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और किसी ऑर्बिट्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ही कांट एक्सप्लेन। दूसरा, एटम की स्टेबिलिटी को ही कांट सजेस्ट, ये इस एटम की स्टेबिलिटी को सजेस्ट कि एटम अपने आप को, अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बना के रखता है, इसके बाद इसको सजेस्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ हम बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आने वाले थे इनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो अब हम पढ़ेंगे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, जो हमारे सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर ही बेस्ड था। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स थी उनको एक्सटेंड किया और अपने नाम से मॉडल को सजेस्ट किया, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो अब हम बात करते हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल की। इनका किस तरीके से नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड था और ऐसी कौन सी ड्रॉबैक्स थी जिन्हें इन्होंने सोल्ड आउट किया। तो यहाँ हम बात करते हैं बोर एटॉमिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एक्चुअल में नील्स बोर ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है किसी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होती है? जिनका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। तो बोर ने सबसे पहले एटम के अंदर जो
ऑर्बिट की का जो कॉन्सेप्ट दिया ये इट इज गिवन बाय नील्स बोर। ऑर्बिट और शेल, तो ऑर्बिट और शेल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया ये सबसे पहले बोहर के द्वारा दिया गया, और बोहर ने कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट, कुछ स्टेशनरी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिन्हें इन्होंने कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट और शेल का नाम दिया। और इनका कहना था कि स्टेशनरी ऑर्बिट, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट और शेल का एनर्जी हमेशा फिक्स होता है। तो इसके बाद एक्चुअल में जो रदरफोर्ड का मॉडल था, अराउंड द इस शेल में कितने और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला सजेस्ट किया, दैट इज 2n²। फॉर्मूला ऑफ 2n², फॉर्मूला ऑफ 2n² इज गिवन बाय नील्स बोर। बोर का कहना था कि अगर हम जानना चाहते हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस इस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो इसको हम 2n² के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ n = नंबर ऑफ शेल, और तो यहाँ हम अगर n का वैल्यू 1 रख देते हैं, यानी फर्स्ट शेल की बात करते हैं, तो 1² = 2 इलेक्ट्रॉन्स। n का वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, 2 मीन्स सेकेंड शेल की बात हो रही है, तो सेकेंड शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड शेल, तो हम n का वैल्यू 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में देखना चाहते हैं, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 × 4 16 एंड 2 32। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाता है। इसको हम K शेल मान लेते हैं, इसको L शेल मान लेते हैं, इसको M शेल मान लेते हैं, और इसको हम M शेल मान लेते हैं। तो फर्स्ट शेल इस तरीके से हम डिफरेंट K L M N शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ 2n² एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय नील्स बोर। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। इसके बाद हमने जैसा बताया था कि रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था, बट वो एटम की स्टेबिलिटी को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो एटम की स्टेबिलिटी किस तरीके से बनी रहती है, इसको एक्सप्लेन किया गया बाय बोर एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होती है और किस तरीके से किसी भी एक एलिमेंट का जो एटम है वो अपने आप को नेचर के अंदर स्टेबल रख पाता है। तो यहाँ हम स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम की बात करें, तो सपोज ये हमारे पास कोई किसी एलिमेंट का कोई एटम है, और सपोज करो यहाँ पर कोई किसी भी ऑर्बिट में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करता है
तो एक्चुअल में कोई भी चीज़ जब किसी हाइपरबोलिक पाथ पर या सर्कुलर पाथ पर रेगुलर मोशन करती है, रिवॉल्व होती है, तो एनर्जी को एमिट्स करती है। तो इसकी एनर्जी के अंदर एमिशन ऑफ एनर्जी होगा, और एमिशन ऑफ एनर्जी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो धीरे धीरे हाइपरबोलिक होता चला जाता है। इस तरीके से इसका पाथ जो है वो धीरे धीरे हाइपरबोलिक होता चला जाता है, और लास्ट में इसे न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम की स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब रेगुलर एनर्जी एमिट्स करेगा तो ड्यू टू दिस एमिशन ऑफ एनर्जी इट विल गो डाउन इन न्यूक्लियस, बट रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन किया गया बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं। नंबर 1, एक तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इसके ऊपर लगता है। दूसरा बाहर की ओर इस पर ग्रेविशनल फोर्स अप्लाइड होगा। न्यूक्लियर फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी नाम देते हैं, और इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम देते हैं। तो इस रिवॉल्व करते हुए स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इस पर दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं। एक न्यूक्लियस की वजह से इस पे लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से न्यूक्लियस इस पर अपना अट्रैक्शन लगाती है। जबकि बाहर इस पे एक ग्रेविटी फोर्स लगता है। ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू mv²/r होता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू जो है ये Ze²/r² होता है। अब ये दोनों जो फोर्स होते हैं सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, सेम पावरफुल होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दोनों फोर्स एक दूसरे को इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, एनर्जी एमिट्स करता है, बट ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी, आफ्टर एमिशन ऑफ एनर्जी इट विल नॉट गो डाउन इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व होता रहता है ड्यू टू ग्रेविशनल फोर्स इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरीके से इसने एटम